अभी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट अभी आप क्या करो ना, सिर्फ सुनो। लास्ट आते आते आप देखोगे सब चीजें आपको क्लियर होने लगी। अभी के लिए आप बस समझो इसको। अभी के लिए आप इतना समझो कि जो 3 मेजर काइंड ऑफ जो मोरल थियरीज हैं, एक थियरी है वो जो कहती है कि अगर आपने जो किया उसका रिजल्ट अच्छा रहा तो आपने सही किया। दूसरी कहती है कि नहीं, रिजल्ट ही नहीं, आप जो कर रहे हो वो भी सही होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि आपने वो चीज वर्चुअस वे में किया कि नहीं, वो चीज सही था कि नहीं। अब मैं उस केस पे लौटता हूँ। जैसे जो पहला आपका केस था, यहाँ पे केस आपको याद होगा, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, कि डॉक्टर था, 5 मरीज थे और एक हेल्दी आदमी था। अब उसने क्या किया, उस डॉक्टर ने इनके 5 जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको निकाल के उसने ट्रांसप्लांट कर दिया उन 5 लोगों में। तो इंड रिजल्ट क्या होगा, कितने लोग बच जाएंगे? 5 सर। अगर 5 बच जाएंगे तो इसका कंसिक्वेंस यस अच्छा है सर। कि बुरा है? अच्छा है इसका जो सर। रिजल्ट है, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है यस सर। म्यूट करो स्टील। अच्छा, स्टील जी अच्छा है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, जी वो सर। बता रहे हैं इसमें। हाँ, वो हाँ अच्छा सर है। अच्छा है। यानी कि कंसिक्वेंस वाले जो हैं, जो कंसिक्वेंस को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि उसने क्या किया, अच्छा काम किया। लेकिन कांत कहते हैं कि आपका एक्शन जो आप कर रहे हो वो भी अच्छा होना चाहिए। आपने बिना पूछे उस मरीज के सारे बॉडी पार्ट्स, लंग, किडनी सब निकाल दी, तो आपने ये सही काम किया कि नहीं? यस सर। आपने सही काम किया अगर आपने बिना पूछे किसी के किडनी, लंग और वो निकाल लिया तो? नहीं सर, बिना पूछे नहीं सर। हाँ, तो कांत क्या कहेगा कि आपने जो काम किया वो सही नहीं है। यानी कि सोचो, एक ही काम को, एक ही चीज को कंसिक्वेंस वाले कहते हैं सही है और डियोंटोलॉजिकल वाले कहते हैं गलत है। ठीक है। अब कंसिक्वेंस वालों को हम टेलियोलॉजी भी कहते हैं, टेलियोलॉजिकल बेस्ड थियरीज। जैसे डियोंटोलॉजिकल है ना, तो टेलियोलॉजिकल बेस्ड थियरी। और तीसरा एक कॉम्प्लेक्स है, वर्च्यू, कि क्या होना चाहिए था, आपने जो किया क्या ऐसा होना चाहिए था। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, वर्च्यू एथिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो हम इजीली डिसाइड कर लेते हैं पहले 2 के बेसिस पे कि सही है कि गलत है, लेकिन वर्च्यू एथिक्स जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो आप बस इतना समझो कि एथिक्स में कोई भी चीज, एक ही चीज सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और उस पर डिबेट भी हो सकता है। जैसे उस डॉक्टर का एक्शन बेंथम मिल के लिए बहुत अच्छा है, कांत के लिए बहुत गलत है। एस्कोमोने और जो भी अरिस्टोटल के वर्चुअस एथिक्स हो, बोलेंगे मुझे डिसाइड करने दो उन्होंने जुडिशियल काम किया कि नहीं। तो कहने का मतलब एक्शन एक है न, फिर भी आप उसको मोरल नहीं कह सकते, उसको सही नहीं कह सकते। जैसे फिलोसफी की एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप कोई चीज गलत करने के लिए पढ़ते हो और लास्ट में कहते हो वो सही है, फिर आप उसको कहते हो ये गलत थी इसलिए मैंने इसको सही किया क्योंकि ये सही है। तो कहने का मीन्स फिलोसफी में कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, और फिलोसफी इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि हमको सबकी बातें सुननी है। अब जैसे एग्जांपल समझो कि कश्मीर का इंडिया में एग्जांपल, आप मेनलैंड जो भी लोग हैं उनसे पूछोगे क्या कश्मीर को भारत में रहना चाहिए, तो आप कहेंगे हाँ, और कश्मीर के लोग कहेंगे नहीं। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है वो ये कहेगा कि कश्मीर वाले देशद्रोही हैं क्योंकि भारत में नहीं रहना चाहते। लेकिन एक फिलोसोफर से पूछोगे तो वो कहेगा कि ठीक है, सोसाइटी एंड कंट्री टॉक्स अबाउट इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, बट वी आल्सो शुड एक्नॉलेज द इंडिविजुअल थॉट ऑफ कश्मीरी। तो उनके लिए कश्मीरी भी गलत नहीं, आप भी गलत नहीं, आप दोनों सही हो। तो जो अच्छे थिंकर्स होते हैं, जो 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 अच्छे फिलोसफर होते हैं, जो सब सारी फिलोसफीज को फॉलो करते हैं, वो न तो किसी चीज को सही कहते हैं न किसी चीज को गलत कहते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कभी भी जो फिलोसफी के या एथिक्स के क्वेश्चन है, तो कभी भी आंसर मत करो कि यस दिस इज गुड, यस दिस, नो दिस इज रॉन्ग। ऐसे आंसर मत करो, आंसर करो कि यस इट मे बी गुड बिकॉज द consequence based theorist like Bentham and Mill advocated the same, बट फिर भी ये बोलो बट द theories given by Kant who believe in action, they will not follow the given path. Also virtue based जो theories हैं उनको अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ और कहते हैं। तो कहने का मतलब आपको जो कहना है वो आपने कहा, लेकिन आपने कंक्लूजन छोड़ दिया कि सामने वाला जो आदमी बैठा है
वो डिसाइड करे। जैसे मयंक सर आपसे कोई क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर ने अच्छा किया कि नहीं, तो स्नेहा ने कहा सर देखिए बेंथेमॉन बिल के अकॉर्डिंग तो उस डॉक्टर ने एकदम सही कहा, लेकिन कान के अकॉर्डिंग उसने गलत किया। और रही बात अरिस्टोटल की, तो वो कहते कि भाई सारी सर्कमस्टेंसेस को जज करो और उसके आधार पर अगर उसने डॉक्टर ने सही किया होगा तो सही है, गलत किया होगा तो गलत है। मयंक सर क्या होंगे? कंफ्यूज। इसने तो सारे पर्सपेक्टिव बता दिए, ना तो सही बताया ना गलत। तो एक फिलोसफर का काम होता है सोसाइटी के सामने बातें छोड़ देना, अब तुम सोचो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल एथिक्स, ये वही बात है जो नॉर्मेटिव एथिक्स और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एथिक्स की बात की है और कहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो थियोरेटिकली सही होता है, जब उसको हम प्रैक्टिकली लगते हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करने, तो वो चीज गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे आप समझो कि एक क्लासिकल केस लेते हैं, अबॉर्शन। तो कई सारे ऐसी कंट्रीज हैं स्पेशली क्रिश्चियनिटी में जो प्रोटेस्टेंट वगैरह हैं, जो उनका ये कहना होता है कि अबॉर्शन इज इलीगल बिकॉज इफ यू आर अबॉर्टिंग यू आर टेकिंग लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विदाउट आस्किंग दैट चाइल्ड। सपोज यहाँ पे कोई मिस वाई हैं, वो यूएस में या मतलब सपोज इंग्लैंड में है, वो गई ये कहने के लिए कि कुछ इश्यूज हैं, आप अबॉर्शन कर दीजिए। तो जो प्रोटेस्टेंट है वो कहेगा कि आप किसका क्या, किसको मर्डर करने वाले हो, किसकी जान लेने वाले हो? जो आपके अंदर फिटस है, और अगर वो फिटस है तो उसके पास लाइफ है, लाइफ है तो उसका विल है तो उसका कंसाइंस है। ठीक है, तो वो एथिक्स के बेसिस पे कहेगा कि आपने उस आदमी से, उस बच्चे से जो आपके पेट में, आपके अंदर जो बच्चा है, उससे आपने पूछा है कि उसको जीना है कि नहीं। यहाँ पे बात आती है एथिक्स की। लेकिन हो सकता है उस बच्चे में कोई डिजीज हो और बच्चे के पैदा होने से वो जो औरत है उनकी डेथ हो जाए, या फिर एग्जाम्पल कि हो सकता है वो अनवांटेड चाइल्ड हो जिसमें उनकी कोई से ना हो, उस जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। तो आप देखो कहीं ना कहीं एथिक्स को जब हम थियरी में देखते हैं और प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सिमिलरली ऐसे केस में देखो यूथेनेसिया, यूथेनेसिया आप लोग जानते हो? क्या बोले सर? यूथेनेसिया जानते हो? यूथेनेसिया आप लोग जानते हो? नो नो सर। सर। नो सर। देखो एक बहुत फेमस केस है, मयंक सर उस समय एम्स में रहे होंगे तो हाँ, मयंक सर ये जानते होंगे। डेलिबरेटली जो लाइफ एंड करते हैं। हाँ, यस यस, अरुणा शॉनबाग केस बोलते हैं उसको, क्योंकि एक औरत थी अरुणा साइड एक्टर का। अरुणा शानबाग। तो वो क्या हुआ कि सी वॉज पैरालाइज्ड। ठीक है, और सी वॉज पैरालाइज्ड और उनका अपना ब्रेन नहीं काम कर रहा था उनका। उन्हें बस ये था कि वो एक्सट्रीम पेन बियर कर रही थी, तो डॉक्टर्स को पता था कि नहीं ये बहुत बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत ही दर्द में ये है। तो जो वहां पे डॉक्टर्स थे और कोर्ट के पास ये मैटर गया कि जब ये बताइए यहाँ की इनकी कंडीशन बहुत खराब है, ये मेंटली फिट भी नहीं है कि ये कुछ बोल पाए, ये आपको अपना कंसेंट भी नहीं दे सकते, तो इनको क्यों ना एक पॉइजनस इंजेक्शन दिया जाए और उनको मार दिया जाए, क्योंकि अब तो वो इतना एक्सट्रीम पेन बियर कर रही हैं, कुछ उनके पास अपना से भी नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनको जान से मार डालें, मतलब जो पैसिव किलिंग करें, या फिर उनको हम ऐसे ही छोड़ दें और वो एक्सट्रीम पेन बियर करें। तो ये केस गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है वो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कोई होगा जो उनका ख्याल रख रहा है। तो वहां पे जो वहां का नर्स सारी थी वो इनका ख्याल रखती थी, अरुणा शर्मा का। तो वो बोले कि आप उनसे पूछिए, और दूसरा एक आपको ये भी क्लॉज डिसाइड करना है कि आपने कहा कि हम इनको बचा नहीं सकते, तो आप ये भी प्रूफ करिए कि उसका ट्रीटमेंट अब अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कौन प्रूफ करेगा? ये 3 डॉक्टर्स की कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेंगे कि इवन जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यूज करें तो भी हम इनकी जान नहीं बचा सकते। तो अरुणा शर्मा के केस में जब गया वहां पे, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि भाई ये ट्रीटेबल नहीं है,
लेकिन जो उनका केयर करती सारी जो नर्स यूनियन थी, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे लिए बेटी जैसी, हम इनकी केयर करते रहेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि आप पैसिव यूथनेसिया कर सकते हो, लेकिन वहां पे ये 2 क्लॉज लगाए थे कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अब एथिक्स देखो, कहेगा कि यूथनेसिया मतलब जान लेना, एथिक्स साफ कहेगा कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन नहीं करना है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कितना खराब है। तो देखो कि थ्योरेटिकल एथिक्स वर्सेस प्रैक्टिकल एथिक्स, कि जब हम एथिक्स को ही थियरी में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें डाइवर्ज करने लगती हैं। और ये इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा कि एथिकल थियरी समटाइम गिव्स नो क्लियर कट आंसर टू अ मोरल प्रॉब्लम। जैसे यूथनेसिया दिया गया, मतलब ये यूथनेसिया हुआ और पेशेंट एक्स की डेथ हो गई। मर्सी किलिंग ही हुआ ये। हाँ, मर्सी किलिंग बोलते हैं इसको। तो यूथनेसिया मर्सी किलिंग हुई और उस औरत की डेथ हो गई। तो जो कंसिक्वेंस वाले हैं, जो कहते हैं कि परिणाम सही तो सब सही, वो क्या बोलेंगे, सही है या गलत है? मर्सी किलिंग में। हाँ, मर्सी किलिंग में। और जो कंसिक्वेंस वाले जो ये कहते हैं कि जो अंत में जो जो मतलब परिणाम है वही डिसाइड करता है कि सही है गलत है, और परिणाम यही कर कि पेशेंट एक्स मर गया। लेकिन मर्सी किलिंग हुआ ना। आप कंसिक्वेंस वालों के बेसिस से बताइए कि जो कंसिक्वेंस जो परिणाम की बात करते हैं वो उसे सही कहेंगे गलत कहेंगे? वो गलत सही। कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली हम्म। हाँ, कोई केशव है, अविनाश, क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो? आपने हैंड्स अप किए हैं, रेज्ड हैंड किए हैं। अविनाश एंड केशव, आप दोनों ने हाथ उठाया है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है। तो जो कॉन्सिक्वेंस वाले हैं, जो अंत परिणाम की चर्चा करते हैं, वो ये कहेंगे कि ये चीज सही नहीं है, क्योंकि अंत में क्या हुआ, पेशेंट की जान चली गई। तो कॉन्सिक्वेंस वाले कहेंगे ये गलत है। तो दूसरा पूछा जाएगा जो कांत वाले, जो एक्शन वाले हैं, आपने एक्शन क्या किया, किसी को जहरीली सुई दी है, इंजेक्शन लिया है और वो आदमी मर गया। तो कांत क्या कहेंगे कि आपने एक्शन में क्या किया है, गलत किया है। तो कांत भी कहेंगे गलत है, कॉन्सिक्वेंस वाले भी कहेंगे गलत है। तो कहीं ना कहीं वही थियरीज जो जिसको हम पढ़ रहे हैं उन्हीं को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि वो सही है गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एथिकल थियरीज समटाइम गिव्स नो क्लियर कट आंसर टू अ स्पेसिफिक मोरल प्रॉब्लम। ये स्लाइड से हमको इतना बस समझना था कि जब हम एथिक्स को थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग, अविनाश कुमार saying that he is unable to unmute. आप म्यूट कर दीजिए लव जी, आप होस्ट हैं। अविनाश अविनाश चलिए, फिलहाल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। माइक पर क्लिक करके म्यूट कर दीजिए, हो जाएगा। अविनाश कुमार हैं या चले आनंद गए? आनंद कुमार है, वो कर लिया। आनंद कुमार म्यूट कर दीजिए। अविनाश कुमार, हाँ अविनाश कुमार ने अनम्यूट कर दिया। ठीक है। तो इस स्लाइड से बस इतना ही समझना था कि भाई ये जो कुछ केसेस हैं यूथैनेसी और अबॉर्शन, जहाँ पे हम जो एथिकल थ्योरीज पढ़ते हैं उनको अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो है क्या। कहने का मतलब कि आप पूरी तरह एथिकल थियरीज को भी कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो, हम आप मोरल हैं या मोरल रहें, इसमें चैलेंजेस क्या है? सपोज जैसे मैं चाहता हूं कि मैं एकदम मोरल रहूं, लेकिन फिर भी मैं मोरल नहीं हूं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट्स लिखा हुआ है, ईगोइज्म। ईगोइज्म मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। वन शुड ओनली प्रमोट वन ओन इंटरेस्ट इफ इट्स ऑल राइट फॉर एवरीवन टू डू सो। कहने का मतलब इगोइज्म, हमारे हर आदमी के अंदर इगोइज्म होता है कि मेरा भला, ठीक है, खुद का भला तो सबका भला, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ठीक है। तो ये चैलेंज होता है मोरालिटी के लिए, क्योंकि जब हम हमेशा अपना सोचते हैं, अपना अपने इगोइस्टिक जो हमारे अपने इगोइज्म को ऊपर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो सोशल गुड है, जो मोरल होना चाहिए, उससे हम दूर भागने लगते हैं। तो मोरालिटी के लिए चैलेंजेस में पहला पॉइंट है इगोइज्म। ठीक है। और उसमें भी देखो 2 टाइप के इगोइज्म की बात की गई है, साइकोलॉजिकल इगोइज्म और एथिकल इगोइज्म। साइकोलॉजिकल इगोइज्म कहता है कि भाई हमारा सेल्फ इंटरेस्ट पहले हम, ठीक है, बाकी लोग को जो करना है करें। मतलब एक मतलब ठेठ लैंग्वेज में समझे तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है।
तो यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन एथिकल इगोइज्म डिफरेंट होता है। वो क्या कहेगा, अपना काम बनता, जनता को भाड़ में नहीं भेजेगा, बोलेगा भाई हो सकता है उससे सोसाइटी का भी अच्छा हो जाए। ठीक है। अब जैसे देवराज डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे पूछा कि देवराज डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो देवराज ने कहा बहुत पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो ये उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। लेकिन देवराज ने कहा बहुत पैसे कमाने हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज करना है जिससे बहुत सारे लोग भी खुश रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने इगोइज्म को सोसाइटी से लिंक कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब देखो, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे पैसे कमाने हैं और सोसाइटी का इलाज करना है, पहली प्रायोरिटी क्या हो गई उनके लिए, मनी। तो ये दोनों की दोनों चीजें, जो दोनों टाइप के इगोइज्म है, साइकोलॉजिकल और एथिकल इगोइज्म, ये दोनों के दोनों मोरालिटी के लिए एक तरह से चैलेंज है। दूसरा रिलेटिविज्म। जैसे हर कल्चर अलग अलग होता है, जो आपके यहाँ मोरल है वो हो सकता है हमारे यहाँ मोरल ना हो। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो मोरालिटी होती है वो सोसाइटी स्पेसिफिक होती है, कल्चर स्पेसिफिक होती है। कुछ चीजें जो आपके यहाँ मोरल है वो हो सकता है आप यहाँ पे मोरल ना हो। एक एग्जांपल आप समझो, जैसे मैं आप है तो उसके मीट को खाना आपको क्या लगता है, ये मोरल है कि इमोरल है? लव जी फिर से आइए, रिपीट या कीजिएगा। सुनिश्चित कोई भी बताओ कि अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ कि आप, अगर आपके घर का कोई आदमी मर जाए तो उसके मीट को खाना, उसके मांस को खाना, दिस इज मोरल और इमोरल? इमोरल। इमोरल है सर। आप सब एग्री कर रहे हो कि दिस इज इमोरल? यस सर। आप एस्किमोस का नाम सुने हो? एस्किमोस, एस्किमोस होते हैं जो आर्कटिक में रहते हैं, जो अटलांटा वगैरह में रहते हैं, जो बर्फ में पूरे टाइम रहते हैं। टुंड्रा तो रीजन। वहाँ क्या होता है कि हाँ, टुंड्रा वाले रीजन के, तो वहाँ क्या होता है कि अब 6 महीने लगातार ठंडी हो रही है वहाँ पे, मछलियां भी जम गई, सब कुछ नीचे चला गया, वो खाने की चीजों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि विंटर बहुत टाइम तक रहती है, और जब विंटर बहुत टाइम तक रहती है तो वहाँ के जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं या तो वहाँ से भाग जाते हैं उस जगह से, या तो फिर वो उनकी डेथ हो जाती है, वो बर्फ में डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं। तो वहां पे क्या होता है कि एक कल्चर है कि जो उस घर का सबसे बुजुर्ग आदमी होगा वो रात को निकलता है और वो एरो मार्क करते हुए, मतलब निशानी बनाते हुए जाता है और पूरी रात अकेले में कहीं बैठता है। अब पूरी रात अकेले बैठेगा, टेम्परेचर है -40, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाएगी, हाइपोथर्मिया हो उसकी डेथ हो गया। जाएगी, हाँ मर जाएगा। तो क्या करते हैं फिर जो घर के लोग हैं उस बात को फॉलो करते हैं, उनको जाके उनके मीट को कलेक्ट करते हैं, उसको लाके कुक करते हैं और खाते हैं। क्योंकि या तो सब मर जाएं, या तो जो एल्ट्रुइज्म इसको बोलते हैं, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, या तो ये जाके इनके मीट को खा के हम अपनी जान बचा लें। आप उनसे पूछोगे कि ये जो आप कर रहे हो मोरल है कि मोरल है, तो उसका आंसर क्या होगा उन लोगों का? उन लोगों का आंसर होगा कि ये मोरल है। मॉरल ये है। यही, हाँ, तो यही समझा रहा था कि पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर फॉलो डिफरेंट नॉर्म्स। ठीक है। अब जैसे ये एल्ट्रुइज्म से आप सब जो जूलॉजी के होंगे वो जानते होंगे, एनिमल बिहेवियर में आप पढ़ते होंगे कि जब टाइगर या लायन डियर के ऊपर अटैक करता है तो उसमें सबसे बुढ़ा हिरन होता है, वो एक साइड भागता है, बाकी सब एक साइड भागते हैं। वो एक साइड इसलिए भागता है कि भाई मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग वहां से भाग लो। तो ये एल्ट्रुइज्म होता है, आपने पढ़ा होगा एनिमल बिहेवियर में। ठीक है। अब सेम चीज कहता है एथिकल रिलेटिविज्म, कि आप रिलेटिवली तो आपका कल्चर डिफरेंट है, लेकिन कंटेक्स्ट ओवरऑल क्या करते हो कि आप अच्छी चीजों पे वो करते हो। ठीक है। जैसे वो था ना साइकोलॉजिकल इगोइज्म और एथिकल इगोइज्म, ये सिमिलरली रिलेटिविज्म भी एथिक्स के कंटेक्स्ट में। और तीसरा पॉइंट है जो हमको रोकता है मोरल होने से, वो है मोरल स्केप्टिज्म, कि भाई मैं मोरल हूं क्यों, व्हाई शुड आई बी मोरल? ठीक है। एंड व्हाई शुड आई जस्टिफाई किसी के बिलीफ, किसी के आइडिया को। सेम इससे क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर इन 2018 के मेंस में, यूपीएससी के क्वेश्चन था कि व्हाई शुड आई बी मोरल इफ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इमोरलिटी। इस पे आंसर करना था कि व्हाई शुड आई बी मोरल।
और एक केस स्टडी था कि एक पर्सन है, उसको पता है कि मैं चोरी करूंगा तो भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन सॉरी, एक पर्सन है जिसको पता, एक कोई पर्सन जो ये जानता है कि मैं चोरी करके भी नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो वो चोरी क्यों ना करे, और जिस चोरी से उसको फायदा मिलता है उससे घर वाले लोगों का फायदा होता है। तो वो कंटेक्स्ट है कि भाई व्हाई शुड आई बी मोरल, मैं क्यों मोरल हूँ। जो हम कहते हैं ना कि हमने क्या सबका ठेका ले रखा है, तो हमारी जो टेंडेंसी होती है कि व्हाई शुड आई बी मोरल, ठीक है। तो ये जो मोरल स्केप्टिज्म है वो भी कहीं ना कहीं हमको मोरल होने से रोकता है, मोरलिटी हमारी मोरलिटी को सप्रेस करता है और उसको रोकता है, ठीक है। और एक जो लास्ट है वो है मोरल निहिलिज्म, ठीक है। उनका हम वो ये कहते हैं कि देखो ये सब कुछ है ही नहीं, आप जो मोरालिटी एथिक्स इन सब की बात कर रहे हो ना, वो सही गलत तक कुछ है ही नहीं, वो सब तो एक फिक्टियस है, वो या तो आपने बना दिया ऐसे ही, मतलब ये समझो कि मोरल निहिलिज्म मतलब ये है कि नलिफाई करना, कोई चीज ऐसा नहीं है जो सही है, कोई चीज ऐसा नहीं है जो गलत है, मतलब देयर इज नो थिंग कॉल्ड मोरालिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड रियलिटी, ठीक है। जो मोरल निहिलिज्म है वो ये कहता है कि कीजिए तो लव जी एलपी को म्यूट करके, पूरा रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा। हाँ तो कर दे। तो मोरल निहिलिज्म क्या कहता है कि देखो भाई कुछ सही गलत जैसा है ही नहीं, ये सब हमने बना रखे हैं बस। ये सब हमने डिसाइड कर रखा है कि क्या सही है क्या गलत है, वास्तव में क्या होता है कि कोई भी चीज सही या गलत होती ही नहीं, ये मोरल निहिलिज्म। और जैसे आपने एक फिलोसफी पढ़ी होगी, चारवाक फिलोसफी, जिसको हम लोकायत भी बोलते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनका एक बहुत वो है, पेट लाइन है, मैं एग्जैक्टली मुझे लाइन तो नहीं आते, बट उनका ये कहना है कि उधार मांग के भी घी पीना है तो घी पियो, जो होगा देखा जाएगा। कहने का मतलब वो करो जिसमें आपको अच्छा लगे, वो करो जो आपको फायदा जिससे होता है, वो सही है कि गलत है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको आप मेटेरियलिस्टिक भी कह सकते हो, हमें जो चीज अच्छी लग रही है, जिससे हमें खुशी मिल रही है, जिससे हमें प्रसन्नता मिल रही है, हम वही करेंगे, चाहे वो मोरल हो या ना हो। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई भी आदमी मोरल क्यों नहीं होता, सारे लोग मोरल क्यों नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि चार बातें हैं, स्पेशली और भी आगे हैं बताऊंगा, जो ये डिसाइड करती हैं कि वो जो कंट्रोल कहती है कि भाई हमारे मोरल होने के लिए चैलेंजेस है। पहला इगोइज्म, दूसरा रिलेटिविज्म, तीसरा मोरल स्केप्टिज्म और चौथा निहिलिज्म, ठीक है। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, देखो ये इसको लेके ना बहुत डिबेट है कि आदमी जब पैदा होता है तो क्या उसके अंदर वो जो मोरालिटी है या जो एथिक्स है वो उसके साथ ही आता है कि वो अपनी सोसाइटी के साथ सीखता है, ठीक है। तो इसमें देखो दो थिंकर्स अलग अलग बात रखेंगे। एक कहेगा कि जैसे कोई सीड होता है, उस सीड के अंदर पूरी प्रोग्रामिंग होती है कि उसको बड़ा होकर कैसा पेड़ बनना है, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर सब कुछ है, उसको पता है कि उसको अच्छा होना है या बुरा होना है, आप उस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि इन्नेट है। आपने इम्यूनिटी में पढ़ा होगा, जो जूलॉजी के हैं, जूलॉजी जो पढ़ते हैं, इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्वायर्ड Yes, sir. इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट Yes, इम्यूनिटी sir. मतलब जन्म से ही हमारे पास है, एक्वायर्ड मतलब जैसे आप सब लोग वैक्सीन ले रहे हो तो दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट मतलब जो बाई बर्थ आपको जो आईजीजी आईजीएम वगैरह सब कुछ मिलता है अपने मदर से, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, क्या इम्यूनिटी हमें बचपन क्या मोरालिटी में बचपन से पता होता है, ठीक है। तो सेम चीज देखो, to ask whether morality is innate is like asking is morality is in our gene, ठीक है। मतलब जीन समझ रहे हो कि जीन का जो हमारा जो भी हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है तो हमारा बाई बर्थ ही हमको मिलता है ना, वो तो हम एक्स्ट्रा जीन तो ऐड करते नहीं, सोसाइटी एक्स्ट्रा जीन तो हमारे में ऐड करती नहीं, तो हम तो पूरी रिप्रोग्राम्ड होते हैं कि हमें कैसे, हमारा जीन हमें कंट्रोल करता है कैसे कैसे करना है। टू आस्क वेदर मोरालिटी इज innate, टू आस्क लाइक whether the human capacity is to make moral judgment innate, यानी हम क्या, हम अगर हम ये कहते हैं कि मोरालिटी हमारे अंदर बचपन से ही है, तो इससे दो बातें प्रूफ होती है। पहला ये
कि हमारे अंदर सही और गलत को चूज करने की कैपेसिटी है। हमें किसी एक्सटर्नल टीचर की जरूरत नहीं है, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे अंदर इनेटली पैदा होती है, हमारे अंदर इनबिल्ट है। मतलब वो चीज हमारे जीन में है। मतलब इसको जीन से कोरिलेट मत करना आंसर लिखते समय, इट इज टू वेग। मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया कि इट्स लाइक मोरालिटी क्या हमारी जीन में है। ये इस पूरे स्लाइड का, इस पूरे पेज का मतलब था। ठीक है, और ये क्या कहता है कि अब यहाँ पे देखो, अब ये आता है कि हम क्यों इतना मोरालिटी 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 की बात कर रहे हैं, हमें क्यों मोरल होना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा मोरालिटी का इसलिए सोचते हैं, जैसे आप देखो कि आप जाओ, कोई गरीब कोई भूखा रोड के किनारे है, आपके पास खाना है, आपने दे दिया, तो आपको अच्छा लगता है उस चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पहला ये चीज है कि व्हाई वी शुड थिंक ऑफ मोरालिटी एंड ऑल। पहला, हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम खुद, हमको ये चीज अच्छी लग रही है। और दूसरा, हमें सच मिलता है। अगर सब लोग इमोरल ही रहेंगे, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट ही बात करेंगे, तो रियलिटी क्या है उसके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा क्या है, जो डार्विन का कंसेप्ट है कि हम क्या है कि इंडिविजुअली ग्रो नहीं करना चाहते, हम सोशली सक्सेस होना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कि मुंगेर, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पूरा मुंगेर का एरिया है, जहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मयंक सर का। मयंक सर यहाँ पे हैं और मयंक सर अरबपति हैं, और बाकी के सारे लोग बहुत गरीब हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। सर तो भाई ये लोग कुछ दिन, मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया सर, अगर आपके पास अरबपति होते तो ऑब्वियसली मेरा 50% शेयर मेरा भी होता। तो ये सपोज मुंगेर है और यहाँ पे मयंक सर है, मयंक सर इज अरबपति एंड बाकी सबके सब एकदम हैंड टू माउथ है। तो कुछ दिन बाद वेट करते करते एक टाइम आएगा कि सारे के सारे क्या करेंगे, इनके घर पे अटैक कर देंगे। ऑब्वियसली ये कि भाई तुम्हारे पास इतना खाना है, मेरे को भी दो। तो इनका जो डेवलपमेंट है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बाकी लोग भी ठीक ठाक रहें। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बताता हूँ। आप लोग कभी ये सोचने की कोशिश करते हो कि ये सब लाइन कहाँ से आई, कि कर्म ही पूजा है और वर्क फॉर योर कंपनी, इफ यू वर्क फॉर योर कंपनी यू विल डेवलप एंड सोसाइटी गेट डेवलप। ये सब कहाँ से आया कंसेप्ट? ये कर्म ही पूजा का नोशन क्यों आया? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसे जब मैं कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एक अल्टरनेट वर्जन भी होगा। हुआ क्या कि जब रिनेसेंस हुआ, रिनेसा जब हुआ इंग्लैंड वगैरह में, तो उस समय क्या था कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा हो गया और कुछ लोग बहुत गरीब थे। अब उनको आप क्या कर रहे हो कि 20-20 घंटे काम करा रहे हो, और उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं था कि काम कैसे करें, क्यों करें। खाने भर के पैसे मिल ही रहे हैं उनको, क्यों काम करें। भाई उनसे कहा गया कि आपको 8 घंटे काम करना है, आपको 200 रुपये मिल रहे हैं। तो उनके अंदर फिर कोई वही नहीं था कि मुझे 9 घंटे क्यों काम करना है। तो जो कारपोरेट वाले थे, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, थिंकर्स, कि आप अच्छे अच्छे थॉट लाओ कि उनको मोटिवेशन हो काम के लिए। तो वो थिंकर जाते थे, उनसे कहते थे कि पूरे देश की इकोनॉमी आपके ऊपर टिकी हुई है, कर्म ही पूजा है, बाकी जो अमीर लोग हैं वो तो कुछ नहीं करते हैं। जब आप अपना खून पसीना निकालते हो, आप जितने अच्छे से काम करोगे, सोसाइटी उतना डेवलप करेगी। तो कहीं ना जैसे देखो कि एक माइंड में ये बात डाली गई कि आप जो करते हो वही सबसे अच्छा है, वही सुप्रीम है, कर्म ही पूजा है। आप तो क्या हुआ कि आदमी और ज्यादा जोश में आया और वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करने लगा। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, उनको तो फ्री का काम करवाना है, उनको तो काम चाहिए। लेकिन अब सोसाइटी में क्या हुआ कि रूल्स आने लगे कि 8 घंटे ज्यादा लेबर लॉ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उन्होंने ये स्टेपिस्ट टेंडेंसी निकाली। तो ये देखो, तो यहाँ पे ये लाइन थी कि वी वांट टू सक्सीड सोशली। कहीं ना कहीं सबका सक्सेस होना जरूरी है, सबका मोटिवेशन जरूरी है, अदरवाइज वो मॉडल ही नहीं चलेगा, वो मॉडल ही कोलैप्स कर जाएगा। अब जैसे एग्जांपल करो कि अब एक बहुत बड़ी दुकान है मुंगेर में, विच इज ओन्ड बाय एनी वन ऑफ यू, और ठीक है, और वहां पे सारे सामान है, उसको खरीदने के लिए किसी के पास पैसे ही नहीं है। तो क्या होगा, आप फ्री में दोगे नहीं, और खरीदने को उनके पास पैसे नहीं है, तो दो चीजें होंगी, पहला आपको भी कोई फायदा नहीं होगा,
दूसरा वो इंतजार करते करते आपकी दुकान पर अटैक करेंगे तो सब कुछ लेके भाग जाएंगे। कहने का मतलब कि सबका वो जरूरी है डेवलपमेंट। वी वांट टू सक्सीड सोशली। मतलब जी स्क्रीन क्लियर कर लीजिए, कोई वही मैं दिख रहा हूँ। नादान बालक है। वो ऊपर में जाके कीजिएगा ना, वहाँ क्लियर हो जाएगा ऑल ड्राइंग्स। वो मैंने इसमें से कभी डिलीट नहीं किया है। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप होस्ट है ना। मैंने कर दिया। ठीक। तो फिर वही क्वेश्चन आता है, जब ये मैंने बता दिया कि वाई आई बी मोरल के 3 पॉइंट्स बताएं, तो पहला पॉइंट ये कि उससे मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे सत्य की प्राप्ति हो रही है, और मैं अकेले डेवलपमेंट नहीं कर सकता। सबका साथ सबका विकास एटलीस्ट जुबान से ऑन पेपर जरूरी है। अब देखो, व्हाई शुड आई बी मोरल, मैं मोरल क्यों रहूं जब मुझे पता है कि मैं मोरल होकर भी अपना काम बना सकता हूं। यही क्वेश्चन पूछा गया सुकरात से, सोक्रेटिस से। हुआ ये कि सोक्रेटिस को आप सब जानते होंगे, जहर का प्याला दे दिया गया। तो सॉरी, सोक्रेटिस को जहर का प्याला दे दिया गया, और उस जिस दिन जहर का दिया जाना था उससे एक दिन पहले जो सोक्रेटिस का फेमस डिसाइपल था क्रीटो, वो रात में आया और आके उसने सोक्रेटिस को बोला कि सर आप भाग चलो मेरे साथ, क्योंकि ये राज आपको कल ये मार देने वाले हैं और आप पकड़े भी नहीं जाओगे, तो भाग चलो यहाँ से। तो सोक्रेटिस ने कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो भाग जाओ, बट अगर मैं भागता हूं तो मैं कहीं ना कहीं जो स्टेट, जो राज्य के साथ जो मेरा एक कंट्रैक्ट है कि मैं राज्य के नियमों का पालन करूंगा, उसको वायलेट कर रहा हूं। कहने का मतलब कि सोक्रेटिस के पास ऑप्शन था गलत करने का, लेकिन फिर भी सोक्रेटिस ने गलत नहीं किया। ये आप जब कभी आपसे पूछा जाए कि आप गलत करना चाहते हो, आप मतलब आप गलत कर सकते हो बिना पकड़े जाए, तो आप क्यों नहीं गलत करो, तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्योंकि सोक्रेटिस को भी यही चांस मिला था, लेकिन सोक्रेटिस ने अपने स्टेट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर रखा अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। अगर सोक्रेटिस से पूछा जाता, जैसे पूछा गया उसमें कि आप क्यों मोरल रही है, तो उसने कहा क्योंकि हमें सबको न्याय पसंद है। अच्छा, हम सब चाहते हैं कि हाँ सर। लव जी वो राजा हरिश्चंद्र वाला एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, राजा हरिश्चंद्र को हम दूसरे जगह कोट करेंगे, क्योंकि शमशान में जब उसका बच्चा का आया जब जलने, जब कभी भी हम वहां बात वो करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिगर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हम वहां पे फिर राजा हरिश्चंद्र की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे एक तरफ उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो राजा ने का दिया, मतलब वो जो डोम राजा ने उनको दिया था, नहीं, और वो दूसरी तो तरफ इंडिविजुअल लास्ट इंटरेस्ट था। लास्ट में जो उसका जो बेटा डेथ कर गया राजा हरिश्चंद्र का, पत्नी लेके आई, शमशान घाट पर नौकरी करता था राजा हरिश्चंद्र, तो हाँ, जो कपड़े की बोला था डिमांड की थी, इसको कपड़े। बोला इसका भी मजदूरी लगेगा, बोला कि आप तो इसके पिता हो, हाँ पिता है तो क्या हुआ, हाँ, हम यहाँ पर नौकरी करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये हम सब हमेशा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पढ़ते हैं इसको। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और या चेयरमैन थी चंदा कोचर, हाँ, फंस गई और बेचारी। उन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को लोन दिया था सस्ते टर्म्स पे। हाँ, नहीं, तो उनका करप्शन। दो इंटरेस्ट था। दो इंटरेस्ट था, एक तरफ हस्बैंड का फायदा, दूसरी तरफ कंपनी का फायदा। इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट और आपकी कंपनी का इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट करने लगे, तो सेम चीज देखिए राजा हरिश्चंद्र केस में हुआ था। एक तरफ जो उनकी कंपनी थी, सपोज जो उनका काम था उनकी कंपनी थी, उसका इंटरेस्ट था कि भाई पैसे या कपड़े हमको मिलने चाहिए। दूसरा उनका बच्चा था अपना, दूसरा उनकी वाइफ थे। तो एक तरफ अपना इंटरेस्ट, एक तरफ जो जिसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसका इंटरेस्ट। तो राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल बहुत क्लासिकल है पढ़ने के लिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, आपके साथ सिलेबस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भी।
है। ये समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा हरिश्चंद्र का। और आपसे फिर आप एक तरफ कोट करिए कि एक तरफ क्यों हम चंदा कोचर को गलत मान रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि दोनों के पास पावर था, दोनों के पास ये गलत करने के चांसेस थे, लेकिन चंदा कोचर ने गलत किया और राजा हरिश्चंद्र ने गलत नहीं किया। सत्यम कंप्यूटर वाला वो भी किया था यही सेम। सत्यम वाला राजू, सब भूल गए क्या नाम था उसका। सत्यम वाला राजू था ना कोई। हाँ सत्यम राजू हैदराबाद का था। बहुत बड़ी कंपनी थी, डूब गई इसी वजह से। और अगर सोक्रेटिस ने कहा कि भाई हम इसलिए हमें मोरल होना है क्योंकि हमें सबको न्याय पसंद है, और न्याय इसलिए पसंद है कि जब न्याय होगा तो सफरिंग कम होगी, ठीक है। और जो लोग अनजस्ट हैं, जो लोग न्याय परख नहीं है, वो कभी अपने खुद के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें पता हुआ कि मैंने गलत किया है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब आपको ये अंदर से बार बार इंट्यूशन आता रहेगा कि मैंने गलत किया। जैसे सपोज करो कि आप रास्ते पे जा रहे हो, एक गरीब आदमी, लंगड़ा आदमी, कुछ पैसे हैं उसके जेब में, आप उससे पैसे लेके चले गए, छीन लिए आपने उससे पैसे, तो आप फॉर टाइम बिंग आपको लगा कि चलो मेरे को पैसे मिले, बट अकेले में आप बैठे हो तो आपको लगा कि यार मैंने कितना गलत काम किया है, आपने कितना अनजस्ट काम किया है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि फिर आप खुश नहीं रहोगे। तो कहीं ना कहीं हम मोरल हमको इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि हमको अपनी खुशी चाहिए। जैसे एक लंगड़े था, उसका बगल में पैसा गिरा है, सॉरी मतलब नॉट लंगड़ा, आई प्रेफर टू से लाइक इज नॉट एबल टू वॉक, उसका पैसा बगल में गिरा है, एक आदमी उसको जाके उठा के उसको दे के आता है, एक आदमी उससे छीन के भाग आता है। तो दूसरा आदमी रात को खुश रहेगा, उसको अच्छा लगेगा कि देखो मैंने कुछ अच्छा किया। तो हमें मोरल इसलिए भी होना है क्योंकि हमें खुद को खुश रखना है। तो जो निहिलिज्म वाले थे कि भाई हमारी खुशी इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग भाड़ में जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मोरल होना जरूरी है, क्योंकि उनको भी खुशी तभी मिलेगी जब वो अंदर से अच्छा फील करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग एक चीज ये समझ रहे हो कि अब तक जो मैंने पढ़ा है वो सब एकदम वेग है, जहाँ कुछ सही कुछ गलत कुछ है ही नहीं। आप सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं? ओवरलैप ऐसा लग रहा है, हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ने सही बता दिया तो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप सबको इस टाइम में ना कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर आप कहना क्या चाहते हो। कभी सोक्रेटिस कह रहा है यही सही गलत है, कहीं कह रहे हो कि चार्वाक अपनी जगह सही है। तो अभी बस तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है सर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, वो वेगनेस जरूरी है। ये जब मतलब नेक्स्ट टर्न पे जब आपको कंक्लूड करेंगे तो फिर देखना आप सब कहोगे कि हमें एक एक बात समझ में आ गई। अभी के लिए बस ये समझो कि चार्वाक क्या कहते हैं, निहिलिज्म क्या होता है, सोक्रेटिस क्या कहते हैं, कंसिक्वेंशियलिस्ट क्या कहते हैं, डिओन्टोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वर्चुअस एथिक्स वाले क्या कहते हैं, कांट क्या कहते हैं, ये बातें बस आप समझने की कोशिश करो। आप कंक्लूजन में मत पहुंचो। अपना जो इंडिविजुअल वो है कि जजमेंट, आप इंडिविजुअल जजमेंट मत पास करो। आप बस ये देखो कि जो चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। अब देखो यही क्वेश्चन अगर प्लेटो के पास जाता, ठीक है, सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, हाँ सोक्रेटिस के आई थिंक अरिस्टोटल थे, अरिस्टोटल के प्लेटो थे, या सोक्रेटिस के प्लेटो थे या अरिस्टोटल थे, ये कंफर्म नहीं है, बट प्लेटो भी कहते हैं कि सोक्रेटिस के लिनियस के ही थे। यही क्वेश्चन उनके पास जाता। देखो सोक्रेटिस हमेशा क्या करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, हमेशा जस्टिस की। प्लेटो ने क्या एक टर्म दिया था, यूडेमोनिस्टिक। ये टर्म क्या है, यूडेमोनिया से आया है, यूडेमोनिया। यूडेमोनिया मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ देखो, यूडेमेनिया मतलब हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सबकी खुशी, जिसमें मुझे एक्सट्रीम खुशी मिले। तो वो कहता है कि हमें मोरल इसलिए होना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम यूडेमोनिस्टिक माइंडसेट में आए, हमको बहुत खुशी मिले, और बहुत खुश होना, हमारा भला होना ही हमारा अल्टीमेट एंड है।